हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो बच्चे पार्ट वन का प्रोबेबिलिटी का पार्ट वन अभी तक नहीं देखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो पार्ट वन को देख लो बच्चों, क्योंकि उसमें हमने 11th के सारे कंसेप्ट जितने भी फॉर्मूले थे सब कवर किया है। और साथ में हमने 12th के भी पोर्शन, जो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी से पहले का जो है डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उस सब को हमने कवर किया बच्चों अच्छे से। तो आप जाके पहले उसको देखो बच्चों, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बच्चों, यहां पे E1, E2, E3, En एन इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट of sample space S, and A be the event associated with S which occurs E1 और E2 और E3 और En। तो बच्चों यहां पे इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो इवेंट A है, जो इवेंट A है, आप ये देख रहे हो, ये जो सेट है एक सेट का, ये इवेंट A है। और ये जो इवेंट A है वो E1 के साथ, E2 के साथ और E3 के साथ हो रहा है बच्चों। यानी अकरेंस ऑफ A विथ E1 और E2 और E3 और En हो रहा है बच्चों। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 और X2 और X3 डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ Xn निकालेंगे बच्चों। और यहां पे जो X1 है वो कुछ नहीं है, वो A और E1 का इंटरसेक्शन है। X2 क्या है? A और E2 का इंटरसेक्शन है। इसी तरह से Xn क्या है? वो A और En का इंटरसेक्शन है बच्चों। X1, X2, X3 जो है बच्चों यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस डॉट डॉट प्लस X1 हो जाएगा बच्चों। यानी अगर कोई दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आप क्या लिखते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B होता है बच्चों। यानी आपके पास अगर दो इवेंट A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप P ऑफ A यूनियन B को लिखोगे P ऑफ A प्लस P ऑफ B लिखते हो बच्चों। तो यहां पे हमने लिखा है, इसीलिए हमने यहां पे X1 प्लस X2 प्लस X3 की प्रोबेबिलिटी लिखी है बच्चों। अब ये X1 क्या था? तो X1 हमारा E1 इंटरसेक्शन A, E2 इंटरसेक्शन A है, तो हमने यहां पे इसके जगह पे ये लिखा है बच्चों। अब देखो यहां पे E1 और A, यानी E1 A, E2 A, ये सारे इवेंट्स क्या है? डिपेंडेंट इवेंट है बच्चों। यानी पहले E1 अकर होगा, फिर A अकर होगा, E2 अकर होगा, फिर A अकर होगा। तो जो A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है विथ E1 और E2, ये क्या होगा? डिपेंडेंट इवेंट होगा बच्चों। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या लिखना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A को P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A गिवन E1, P ऑफ A2 इंटू P ऑफ A गिवन E2 और P ऑफ En इंटू P ऑफ A गिवन E1 En। बच्चों इस पॉइंट को हमने लास्ट वीडियो में, अपने पार्ट वन वाले प्रोबेबिलिटी वीडियो में अच्छे से कवर किया है बच्चों, तो आप उसको जरूर देखना बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला आ गया। अगर आप इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखते हो तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है, सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। तो बेस थ्योरम क्या होता है बच्चों? तो बेस थ्योरम को समझते हैं। बेस थ्योरम जो होता है वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का इनवर्स होता है बच्चों। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम P ऑफ A निकालते हैं, यानी A की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो कि E1, E2, E3 और En के साथ हो रहा है। लेकिन बेस थ्योरम में हमें क्या करना होता है? E1, E2, E3 की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A, यानी ऑलरेडी यहां पे A हो चुका है, यानी A ऑलरेडी हो चुका है, तब जाके हम E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं बच्चों। और इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं बेस थ्योरम का। तो ये बेस थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A इज इक्वल टू P ऑफ EI इंटू P ऑफ A गिवन EI होल अपॉन P ऑफ A। और यहां पे जो बच्चों ये देखो, ये जो P ऑफ A है वो सैंपल स्पेस का काम कर रहा है। तो आप जब भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन बनाओगे आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। और यहां पे एक हिंट दे रहा हूं बच्चों कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में ये E1, E2, E3 इन सबका प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है, यानी अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ EI निकालो और इसका सम लोगे तो हमेशा 1 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों।
ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं, उन सबकी पॉलिटी को अगर आप ऐड करोगे तो वो 1 के बराबर होता है। तो बच्चों हमने सारा कंसेप्ट समझ लिया है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम के। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें if a machine is correctly set up, it produces 90% of acceptable item. If it is incorrectly set up, it produces 40% acceptable item. Past experience shows that 80% of setup are correctly done. If after a certain setup, the machine produces two acceptable item, find the quality that machine is correctly set up. तो बच्चों इसमें एक मशीन है जो करेक्टली सेटअप में होता है तो वो 90% एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करता है, और इनकरेक्टली सेटअप में होता है तो 40% एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करता है। तो अगर वो एक सर्टेन सेटअप में अगर 2 एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, यानी अ सर्टेन सेटअप मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम, फाइंड द क्वालिटी दैट मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप। तो बच्चों लास्ट के लाइन को आप पढ़ोगे तो यहां पे लिखा है फाइंड द क्वालिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप। तो बच्चों यहाँ पे E1 और E2 जो है वो कैसा इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। यानी पहले क्या हो रहा है, E1 या E2 हो रहा है और देन आफ्टर मशीन एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि A जो है वो E1 और E2 पे डिपेंड करेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इन पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ द सेटअप आर करेक्टली डन। इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ E1 जो है, यानी करेक्टली सेटअप होने का जो क्वालिटी है वो हमारा क्वालिटी ऑफ E1 है, और ये हमारा 80% दिया है, मतलब हमारे पास 80/100 हो गया बच्चों। तो इनकरेक्टली सेटअप पे कितने हो जाएंगे? तो क्वालिटी ऑफ E2 जो हो जाएगा हमारा कितना होगा? 20/100 हो जाएगा। मैंने बताया हुआ था कि इनका और इनका सम जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 कितना होगा बच्चों? जब मशीन करेक्टली सेटअप में होता है तो प्रोड्यूसेस एक्सेप्टेबल आइटम। तो कहने का मतलब है कि जब मशीन करेक्टली सेटअप में होता है तो 90% चांस होता है कि वो आइटम एक्सेप्टेबल है, यानी 2 आइटम प्रोड्यूस कर रहा है तो 0.9 इंटू 0.9 लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से क्वालिटी ऑफ ए गिवन E2, यानी ये हमारा क्या है, जब मशीन इनकरेक्टली सेटअप में होगा तो 40% जो है वो एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 0.4 इंटू 0.4 बच्चों, ठीक है। अब देखो हमारा बेस थ्योरम क्या है, तो हमारा बेस थ्योरम है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ हमारे पास E। अगर हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द क्वालिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप, तो हमें E1 की क्वालिटी पूछ रहा है आफ्टर A। तो क्वालिटी ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या होगा, E1 हो जाएगा इनटू क्वालिटी ऑफ A गिवन E1 हो जाएगा, और होल अपॉन क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ A। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं बच्चों, क्वालिटी ऑफ E1 कितना हो रहा है, तो क्वालिटी ऑफ E1 0.8 लिखा हुआ है, और यहां पे हो जाएगा A गिवन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 कितना है, 0.9 इंटू 0.9, तो 0.9 इंटू 0.9 होल अपॉन कितना हो जाएगा। तो बच्चों टोटल क्वालिटी अगर आप निकालते हो यहां से P ऑफ A, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A गिवन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A गिवन E2। तो यहां से वैल्यू आप डालोगे कितना होगा, 0.8 इंटू 0.9 इंटू 0.9 और प्लस 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.4। तो ये आपका हो जाएगा टोटल क्वालिटी। तो यहां पे हो जाएगा 0.8 इंटू 0.9 इंटू 0.9 एंड प्लस 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.4। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू 0.81 होल अपॉन ये 0.8 इंटू 0.81 प्लस 0.2 इंटू 0.16। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 648/680, जो कि 0.95 होता है बच्चों। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamond. Find the quality that the lost card being a diamond. तो बच्चों एक कार्ड लॉस्ट हो गया है
और रिमेनिंग कार्ड से हम 2 कार्ड ड्रॉ करते हैं जो कि डायमंड कार्ड है बच्चों, तो हमें इसकी क्या क्वालिटी होगी कि जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड था बच्चों। तो पहले हमने E1 एज्यूम कर लिया, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, E2 एज्यूम कर लिया, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड बच्चों। तो यहां से क्वालिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ E1 हो जाएगा बच्चों, लॉस्ट कार्ड डायमंड है तो 13 अपॉन कितना होता है, 13 अपॉन 52 यानी 1/4, यानी E1 जो हमारा आया 1/4 आया। उसी तरह से E2 कितना मिल जाएगा बच्चों, तो क्वालिटी ऑफ E2 जो है वो नॉन डायमंड कार्ड का हो जाएगा 3/4। तो एक कार्ड लॉस्ट होने की जो क्वालिटी है डायमंड कार्ड वो 1/4 है और नॉन डायमंड कार्ड जो है 3/4 है बच्चों। तो क्वालिटी ऑफ ए गिवन E1, तो बच्चों हम यहीं पे लिख रहे हैं क्वालिटी ऑफ ए गिवन E1, यानी हमें क्वालिटी ऑफ 2 डायमंड कार्ड निकालना है सच दैट E1 इज ऑलरेडी हैपेंड, यानी हमारे पास लॉस्ट कार्ड क्या है, डायमंड है। तो बच्चों जब एक डायमंड कार्ड निकल गया तो 2 डायमंड कार्ड निकालने की कितनी क्वालिटी होगी, तो पहले डायमंड कार्ड जो आएगा वो कितना आएगा 12/51 से, और दूसरा कार्ड जो होगा वो कितना आएगा 11/50 से, क्योंकि रेस्ट कार्ड तो उसमें 51 बचेगा। और जब एक कार्ड लॉस्ट है डायमंड कार्ड तो टोटल डायमंड कार्ड 12 था बच्चों। तो ये हमारा होगा P ऑफ A गिवन E1। P ऑफ A गिवन E2 कितना होगा बच्चों, ये हमारा कंडीशनल क्वालिटी है। तो E2 क्या है, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, और हमें निकालने क्या है 2 डायमंड कार्ड। तो बच्चों इसका मतलब है कि अभी डायमंड कार्ड जो है 13 है, तो पहला डायमंड जाएगा 13/51 से, और दूसरा डायमंड जो आएगा वो 12/50 से आएगा बच्चों। तो हमारा टोटल क्वालिटी थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है P ऑफ A का, वो क्या होता है, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A गिवन E1 प्लस P ऑफ A2, P ऑफ E2, P ऑफ A गिवन E2। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो कितना बच्चों, ये हमारा आएगा 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 एंड प्लस 3/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। तो बच्चों अगर बेस थ्योरम लगाते हो क्वालिटी ऑफ E1 गिवन A, यानी हमें किसकी क्वालिटी निकालना है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, मतलब जब A ऑलरेडी हो चुका है यानी 2 डायमंड कार्ड निकल गया है, तो आपको ये निकालना है कि लॉस्ट कार्ड क्या था, डायमंड था। तो E1 गिवन A निकालना है बच्चों, तो क्वालिटी ऑफ E1 इंटू क्वालिटी ऑफ A गिवन E1 होल अपॉन क्वालिटी ऑफ A। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, ये वैल्यू डालना है, तो ये 1/4 इंटू कितना होगा 12/51 इंटू 11/50 और होल अपॉन 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 और प्लस 3/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 51/4 यहां से सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आपका बचेगा 12 इंटू 11 और नीचे बचेगा बच्चों 12 इंटू 11 प्लस यहां पे बचेगा 3 इंटू 12 13, तो 3 इंटू 13 इंटू 12, तो बच्चों 12 भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा 11 अपॉन यानी 39 प्लस 11/50, यानी हमारा फाइनल आंसर होगा 11/50। ये हमारा फाइनल आंसर हो रहा है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।